आज हम लोग 11th क्लास के रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को सीखने का प्रयास करेंगे। यह महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम ध्यान देंगे कि परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात हम कैसे करते हैं और इसके कौन कौन से विधि विधान या नियम हैं और किस नियम की सहायता से हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना चाहिए। जैसा कि आप परिभाषा में देख रहे हैं, परमाणु की अस्थायी कक्षा या उपकक्षाओं में ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉनों के वितरण की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनों के भरने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने की दो विधि प्रचलित है। एक विधि को हम लोग पुरानी विधि ओल्ड मेथड कहते हैं और दूसरी विधि को हम लोग आधुनिक विधि कहते हैं। पुरानी विधि में KLMNO इत्यादि कक्षाओं के आधार पर, पुरानी परंपरा और विचारधारा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया जाता है, जबकि आधुनिक विधि में आधुनिक परंपरा, विचारधारा, कक्षा या उपकक्षा के ऊर्जा को आधार मानते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया जाता है। अब दोनों विधि की सामान्य जानकारी हम प्राप्त करें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने की जो पुरानी विधि है, इस पुरानी विधि में आप जानते हैं, देख रहे हैं, परमाणु की जो अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। आप देख रहे हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन और पांचवी कक्षा में 50 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा नियम कहता है कि परमाणु की बाह्यतम कक्षाओं में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसका कुछ अपवाद भी है। हीलियम, हाइड्रोजन या अक्रिय गैस जो हीलियम के करीब है, इसके बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब तीसरा नियम कहता है कि तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन एक ही बार में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा। सबसे पहले तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जब भर जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा को छोड़ करके इस चौथी कक्षा में जाना प्रारंभ करेगा। और जब इस चौथी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, उसके उपरांत ही, उसके बाद ही तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाना प्रारंभ करेगा, अर्थात 9 से लेकर के 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 इलेक्ट्रॉन तक भरेगा। यही प्रक्रिया चौथी कक्षा के लिए लागू होगी। आप जानते हैं, पुरानी विधि में कठिनाइयां, समस्याएं और सुविधाएं अपार है,
इसी कठिनाई और समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रायः उच्च कक्षाओं में मैट्रिक के बाद इंटर, बीए, एमएससी तक की कक्षाओं में पुरानी विधि से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने की प्रथा, ज्ञात करने की परंपरा नहीं है। हम लोग अब किस विधि से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे? वह विधि है या आधुनिक विधि, मॉडर्न मेथड। और मॉडर्न मेथड में, आधुनिक विधि में इलेक्ट्रॉन के भरने का मुख्य आधार ऊर्जा है। सबसे पहले कम ऊर्जा वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण किया जाना चाहिए, फिर उसके बाद अधिक ऊर्जा वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण किया जाना चाहिए। और यदि एक ही कक्षा में कई उपकक्षाएं हैं तो सबसे पहले कम ऊर्जा वाली उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को भरना चाहिए। और आपको यह भी बता दिया जाए कि s ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, p ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, d ऑर्बिटल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और f ऑर्बिटल में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इससे अधिक अगर हम इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास करेंगे तो यह हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने का जो नियम परंपरा है यह गलत हो जाएगा। इससे और अधिक इलेक्ट्रॉन लेने देने की क्षमता इस ऑर्बिटल में नहीं है। तो जैसा कि आप यह भी देख रहे हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा, तब 2s ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा, तब इलेक्ट्रॉन 2p में प्रवेश करेगा, 2p के बाद 3s2 में, उसके बाद 3p6 में, तब 4s2 में, तब 3d10 में, तब 4p6 में, 5s2 में, उसके बाद 4d10 में, 5p6 में, उसके बाद 6s2 में, उसके बाद 4f14 में, उसके बाद 5d10 में, उसके बाद 6p6 में, उसके बाद 7s2 में, उसके बाद 5f14 में, उसके बाद 6d10 में, उसके बाद 7p6 में और अंत में 6f14 में भरेगा। सामान्यतः इंटर की कक्षाओं में 11th 12th में ऐसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या 30 है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ज्ञात करने की बात कही जाती है। तो 30 तक के तत्वों का उसके कक्षा या उपकक्षाओं के आधार पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, कक्षा की ऊर्जा का क्रम इस प्रकार है। यदि हम इसका अनुसरण करेंगे तो इंटर की कक्षाओं में हम प्रसन्नतापूर्वक, सफलतापूर्वक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पुनः परिभाषा पर ध्यान दें। परमाणु की अस्थायी कक्षा या उपकक्षाओं में ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉनों के वितरण की प्रक्रिया को, इलेक्ट्रॉनों के भरने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। अब आधुनिक विधि से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के कुछ नियम दिए गए और यह नियम आप देख रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा वाली कक्षा या नाभिक के समीप वाली कक्षा में प्रवेश करेगा, उसके बाद धीरे धीरे नाभिक से दूर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। आप दूसरे नियम में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षा में प्रवेश करेगा जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान
न्यूनतम हो सबसे कम हो, तब धीरे धीरे अधिक वाले में प्रवेश करेगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी कक्षा के लिए किसी इलेक्ट्रॉन के भरने के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान समान हो, तो वैसी परिस्थिति में उस कक्षा या उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा, जिसके लिए n+l का मान कम से कम हो, न्यूनतम हो। जो परमाणु है, आप जानते हैं कि यह जो परमाणु हमारा है, जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने की बात कर रहे हैं, यह या तो उदासीन है या आयन के फॉर्म में है, या तो उदासीन है या आयन के फॉर्म में है। अगर उदासीन है तो ऐसे परमाणु में आप जानते हैं प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या एटॉमिक नंबर जो होती है, परमाणु संख्या जो होती है, वह समान होती है। लेकिन कठिनाई हम लोगों को आयन की अवस्था वाला में होता है। एक को पॉजिटिव आयन धन आयन और दूसरे को निगेटिव आयन ऋण आयन कहते हैं। पॉजिटिव आयन का मतलब उस परमाणु से उतना जितना उस पर आवेश है, चार्ज है, उतना इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चला गया, तब परमाणु संख्या में उतना इलेक्ट्रॉन घटा दिया जाना चाहिए। और जिसमें निगेटिव चार्ज है उसमें उतना इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया है, तो परमाणु संख्या में उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ देना चाहिए, वह कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाती है। अब हम लोगों को किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए हम यह ध्यान दें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 का अगर हम अनुसरण करें तो सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका सही होगा। यहां कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है और इस नियम की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं, परंतु यह क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए या तो ऑर्बिटल को पूरा भरना है या फिर आधा भरना है। कहा जाता है कि आधा भरा हुआ ऑर्बिटल आधे से कम या आधे से अधिक भरे हुए ऑर्बिटल की तुलना में अधिक अस्थायी होता है और परमाणु हमेशा अधिक से अधिक अस्थायित्व को बनाए रखने का प्रयास करता है। अर्थात यह क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 3d5 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10 हो जाता है। इस दोनों परिस्थिति में या तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को आधा भर देता है या पूरा भर देता है, जो आधे से कम या आधे से अधिक भरे हुए ऑर्बिटल की तुलना में अधिक अस्थायी हो जाता है। इस तरह से आप
किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप ज्ञात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, तो यह गलत हो जाता है। आपको क्या ज्ञात करनी है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। हमेशा सही का पालन करना चाहिए, सही बनाने का प्रयास करना चाहिए। सिल्वर और गोल्ड की का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन 4s2 से एक्साइटेड कंडीशन में निकल करके 3d4 में चला जाता है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन भर जाता है। आधा भरा हुआ ऑर्बिटल आधा से अधिक या आधे से कम भरे हुए ऑर्बिटल की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। आपको यह भी जानना चाहिए कि s ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। आप यह भी जानते हैं कि एक कक्षक में, एक चैम्बर में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दूसरा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है और ऋण आवेश में विकर्षण होता है। इसी विकर्षण के कारण यह जो इलेक्ट्रॉन है हमेशा एक दूसरे से दूर रहने का प्रयास करता है। इसलिए इसको हम लोग एक को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं। जैसा कि आप कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हैं, 4s में 1 और एक इलेक्ट्रॉन है और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है। यही इसका सबसे अच्छा और अस्थायी सुव्यवस्थित रूप है। इस प्रकार आशा की जानी चाहिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संपूर्ण प्रक्रिया को सावधानी से समझ गए होंगे। आवश्यकता अनुसार आप इसका बार बार रिवीजन करके जो भी थोड़ी बहुत कठिनाई है उसका समाधान कर सकेंगे और विश्वास के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ठीक ठीक बना सकेंगे। धन्यवाद।